अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। रावलपिंडी में जलसा करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिश और इसे रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें, ये मौजू आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। आर्मी चीफ ने ताजरों को क्या खुशखबरियां सुनाई हैं, इस पर भी बात होगी, लेकिन पहले जिक्र करेंगे लबनान में हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत का और बताएंगे कि ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला क्यों नहीं करता। एक वसी तर जंग की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इस्राएली बमबारी से हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता रोज इसराइल ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। इस इमारत में हसन नसरुल्लाह ज़ेरे ज़मीन 14वीं मंजिल पर क़याम करते थे। इसराइल की जानिब से ये फ़ज़ाई हमले 5 घंटे तक जारी रहे। इनमें बंकर बस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद इसराइल का यह दावा सामने आया कि हमलों में हसन नसरुल्लाह मारे गए। इन्हीं हमलों में हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली कुर्की भी शहीद हुए हैं। आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:38 पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस के सरकारी एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया। इसमें लिखा गया था कि हिज़्बुल्लाह की तमाम क़यादत मारी जा चुकी है। इस ट्वीट के साथ इन तमाम रहनुमाओं की तस्वीर भी दी गई थी जिन्हें इसराइल निशाना बना चुका है। हिज़्बुल्लाह ने अपने सीनियर रहनुमा नईम कासिम को अबूरी सरबराह मुकर्रर किया। हमास का कहना है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत हिज़्बुल्लाह को मजीद मजबूत करेगी। हसन नसरुल्लाह ईरान की सरपरस्ती में कायम मज़ाहमती महवर के अहम रुकन थे। वो 1960 में पैदा हुए, 1992 में हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभाली और हिज़्बुल्लाह को इंतहाई ताकतवर सियासी और फौजी तंजीम बनाया। उन्होंने इसराइल से मुकाबले के लिए हमास के साथ इत्तेहाद को मजबूत किया। लबनान में हसन नसरुल्लाह की शहादत की इतलात के बाद ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी को सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल का इजलास भी तलब किया गया। खबरें यह भी हैं कि ईरान ने जंगजू लबनान भेजने का मंसूबा बना लिया है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली लारेजानी ने कहा है कि इसराइल ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूल कर ली हैं। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। इस सूरत हाल में एक सवाल अक्सर किया जाता है कि ईरान इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत करने वाली तंजीमों हमास और हिज़्बुल्लाह की मदद करता है। यमन के हौसी बागियों को भी ईरान की हिमायत हासिल होती है, तो फिर ईरान बराह रास्त इसराइल पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह यह है कि ईरान का बराह रास्त इसराइल पर हमला करना कोई इतनी सादा सी बात नहीं है। ईरान हिज़्बुल्लाह और हमास की जितनी मदद कर भी रहा है तो बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है। नक्शों की मदद से नाज़रीन आज हम आपको समझाएंगे कि आखिर ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर कैसे घिरा जा चुका है। अमेरिका ने फजाई, जमीनी और समंदरी रास्ते से चारों तरफ से ईरान को घेर रखा है। ईरान की हल्की सी भी इश्तियाल अंगेजी इसके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान में जमीनी रास्ता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के बिल्कुल पड़ोसी ममालिक में अपने फौजी और फजाई और बहरी अड्डे बना चुके। यही नहीं, ईरान की समंदरी सरहदों के पास भी अमेरिका के बहरी बेड़े मौजूद हैं। और जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इसराइल ने गजा पर हमले किए थे तो अमेरिका ने हजारों फिजाई, फौजी और जंगी जहाज इस खित्ते में भेजे थे। खबर रसां इदारे रॉयटर्स की 3 फरवरी की रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी फौजियों की कुल तादाद 30,000। अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं यहाँ अमरीकी जंगी तैयारे भी मौजूद हैं। मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा अमरीकी अड्डा कतर में है। नाज़रीन, आइए आपको हम नक्शों की मदद से दिखाते हैं और नक्शा इस वक्त आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, इसमें मैं आपको ईरान का नक्शा दिखाऊंगा, फिर ईरान को घेरे हुए वो तमाम मुस्लिम ममालिक जहाँ जहाँ पर अमरीकी अड्डे मौजूद हैं नाज़रीन, वहाँ आपको मैं लेके चलूंगा। अमरीकी अड्डा कतर में जो मौजूद है, जिसे अल उदैद एयरबेस के नाम से जाना जाता है, ये आपके सामने आ चुका है। ये जो लाल रंग से आप डॉट देख रहे हैं, लाल रंग का डॉट, ये है फजाई अड्डा। ये जो आप देख रहे हैं नीले रंग का डॉट, ये है बहरी अड्डा। और जो आप सबज रंग का डॉट देखेंगे वो होगा उनकी फौजी अड्डे। अच्छा, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत और मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। इन 4 ममालिक और ईरान में एक छोटी सी समंदरी खलीज है जो आपके सामने नजर आ रही है आपको। ये खलीज जो आप देख रहे हैं, जिसको पर्शियन गल्फ कहा जाता है, उसको खलीज फारस भी कहा जाता है। सऊदी अरब में अमेरिका के 2 फौजी अड्डे हैं। नाज़रीन, नक्शा जरा बड़ा करके दिखाइएगा। सऊदी अरब में 2 फौजी अड्डे, बहरीन और कतर में एक फौजी अड्डा है। बहरीन में तो अमेरिका ने नेवल बेस भी बना रखी है। अगर आप बहरीन को देखें नाज़रीन, तो बहरीन बिल्कुल ईरान के साथ है, यानी वो तमाम फौजी अड्डे हैं जो ईरान को घेरे हुए हैं।
अच्छा, आगे मुत्तहिदा अरब अमारात जिसकी सरहद तकरीबन ईरान से मिलती है, दरमियान में छोटी सी एक समंदरी पट्टी है, वहां पर अमेरिका के 2 बहरी अड्डे, मुत्तहिदा अरब अमारात के फुजैरा बहरी अड्डे और ईरान के दरमियान समंदरी खलीज बहुत छोटी सी, बहुत कम। अगर अमेरिका चाहे तो इन चारों ममालिक से ईरान पर फजाई और बहरी हमले कर सकता है। इराक के साथ ईरान की सरहद मिलती है, यहाँ 3 अमरीकी अड्डे जहां 2500 एहलकार तैनात। अमेरिका यहां से ईरान पर भी हमला कर सकता है। फिर आते हैं ओमान। अब ये ओमान का नक्शा भी मेरे सामने है, जो कि बहुत करीब, ओमान तो वैसे पाकिस्तान की भी बहुत करीब है। ओमान नाज़रीन, मैं आपके सामने नक्शा आ चुका हुआ है। ओमान और ईरान के दरमियान छोटी सी समंदरी खलीज है जो खलीज ओमान कहलाती है। मस्कत में 4 एयर बेसिस हैं और 2 नेवल बेसिस। यहां से भी ईरान पर फजाई और बहरी हमले किए जा सकते हैं। ईरान की नाज़रीन तुर्की से भी सरहद मिलती है। अब एक और नक्शा देखिए, ईरान का जो शुमाली हिस्सा है, तेहरान के पास अज़रबैजान, जॉर्जिया और उसके साथ तुर्की। अब जो तुर्की के साथ सरहद मिलती है, यहां पर भी 2 फौजी अड्डे मौजूद हैं। तुर्की के साथ भी 2 फौजी अड्डे मौजूद हैं। अब शाम चलते हैं नाज़रीन। सीरिया, शाम जो है वहां से बराह रास्त सरहद तो नहीं मिलती है ईरान की शाम से, लेकिन यहां के इलाके हैं अल अम्र ऑयल फील्ड और अल शद्दादी। यहां पे अमेरिका ने छोटे छोटे अड्डे बना रखे हैं जहां 900 फौजी एहलकार मौजूद है। शाम में और ईरान में फासला बहुत कम है, लिहाजा वहां से वार करना जो है ईरान पर बहुत आसान हो जाएगा। यह आपके सामने नक्शा आ चुका है नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, और अमेरिकी बहरी जहाज जो है, डिस्ट्रॉयर जिनको कहते हैं, या अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो होते हैं, अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स, वो मुसलसल मंडलाते रहते हैं। खास तौर पे जो उनका USS आइजनहावर है, वो मुसलसल बहरे अदन में मौजूद रहता है। नाज़रीन, इराक और उर्दन के साथ सरहद के करीब एक छोटी अमेरिकी चौकी भी है जिसे अल तन्फ गैरिजन के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, ये तफसीलात बताती हैं कि अगर ईरान ने इसराइल के खिलाफ कोई भी ज़मीनी कार्रवाई की तो अमेरिका फ़ज़ा, समंदर और ज़मीनी रास्तों से ईरान को निशाना बना सकता है। और यही वजह है कि ईरान हमास और हिज़्बुल्लाह की मदद तो करता है, लेकिन इसराइल को बराह रास्त निशाना बनाने से गुरेज करता है। क्योंकि नाज़रीन, मसला यह है कि फिर लड़ाई जो है वो अमेरिका से बराह रास्त हो जाएगी, क्योंकि इसराइल का दिफा करने के लिए अमेरिका वहां पर खत्ते में मौजूद है। अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो ईरान को फिर बराह रास्त अमेरिकी फौजी अड्डों पर हमला करना पड़ेगा। ये फौजी अड्डे उन मुस्लिम ममालिक में हैं कि जिनका ईरान के साथ बराह रास्त कोई तसादुम नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इन फौजी अड्डों को निशाना बनाने के लिए ईरान को इन मुस्लिम जो ममालिक हैं उनको निशाना बनाना पड़ेगा। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे भी हैं कि जो ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात या रखते हैं या रखने की ख्वाहिश रखते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि सऊदी अरब के साथ ईरान के ताल्लुकात कदरे बेहतर हुए। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उन मुस्लिम ममालिक के साथ भी ईरान बरसरे पैकार होगा, तो ये बहुत मुश्किल नजर आता है। हाँ, अलबत्ता ये सिर्फ एक सूरत में टल सकता है कि अगर ये मुस्लिम ममालिक अमेरिकी अड्डों को, अमेरिकी नेवी को अपने अपने इलाकों में ऑपरेट करने की इजाज़त ही ना दें, अपनी फ़ज़ाई हुदूद को इस्तेमाल करने की इजाज़त ही ना दें, जिसका इम्कान बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर अमेरिका ने यहाँ पर अड्डे बना रखे हैं तो वो इसी दिन के लिए बना रखे हैं कि ईरान को कंटेन किया जाए। हसन अब्दुल्ला साहब हमारे साथ लबनान से मौजूद हैं, लबनानी सहाफ़ी। हसन अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी लबनानी कौम जो है वो खुद भी गम के आलम में है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मज़ाहमत का इस्तारा थे हसन नसरुल्लाह और जुर्रत का और रेजिस्टेंस का इस्तारा थे सैयद हसन नसरुल्लाह। इस वक्त क्या माहौल है लबनान में उनकी शहादत के बाद, और क्या अभी भी इसराइली हमले जारी हैं? देखिए, जब आप लबनान की आबादियाती सूरत हाल का जायज़ा लें तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मसालिक और मुख्तलिफ़ सियासी नज़रियात देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ईसाइयों की एक अच्छी बड़ी तादाद है, शिया, सुन्नी, दुरूज़, उसके अलावा दीगर अक़लियतें भी यहाँ बसती हैं। सियासी नज़रियात की हम बात करें तो यहाँ पर वो लोग हैं जिनका बहुत मजहबी रुझान है और वो लोग भी हैं जिनका सेकुलर रुझान है। तो जब हम रद्द अमल की बात करें तो यहाँ पे आपको मिला जुला रद्द अमल देखने को मिलेगा। अच्छा, जब हिज़्बुल्लाह की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान किया गया कि हसन नसरुल्लाह मारे जा चुके हैं इजरायली हमले में, तो यहाँ पर सड़कों पर वो लोग थे जो सारों क़तार रो रहे थे, गम से निढाल थे। मसाजिद में कुरान की तिलावत शुरू हो गई।
और हवाई फायरिंग भी हुई। अच्छा, इसके अलावा इसी मुल्क में आपको वो लोग भी मिलेंगे जिन्होंने मिठाइयाँ तकसीम की और खुशी मनाई। तो जो हवाई फायरिंग है वो बाज़ लोगों ने गम में की और गुस्सा दिखाने के लिए की, और बाज़ लोगों ने जो मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे तो उन्होंने खुशी में भी की। तो मिला जुला रद्द-ए-अमल देखने को मिला। हिज़्बुल्लाह की बात करें तो ज़ाहिर है हिज़्बुल्लाह में जो है वो एक गम और गुस्से की लहर देखने को मिलती है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ जनाब मोहम्मद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर रखा है। आप बाहर हैं सिक्योरिटी अमूर पर। मोहम्मद अली साहब, आप किस तरह देखते हैं हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद, क्या ये जंग आप एस्केलेट होती देखते हैं, आगे बढ़ती हुई देखते हैं सर? जी मोहम्मद अली साहब, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी आपकी बीच में आवाज गायब हो गई थी। अगर आप सवाल दोहरा दीजिए तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस इतने बड़े वाक़े के बाद ये जो शहादत हुई है हसन नसरुल्लाह साहब की, उसके बाद इस जंग को आप खत्म होता देख रहे हैं या मजीद एस्केलेट होगी, बढ़ेगी ये? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जंग जो है यकीनी तौर पे अब एस्केलेट करेगी, फैलेगी। ओके, और कहां तक इसका दायरा कहां तक फैलता हुआ देख रहे हैं सर आप? जी मोहम्मद अली साहब, सुन पा रहे हैं सर आप? जी, मुझे आवाज आ रही है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी, अब आ रही है सर। यू कैन प्लीज प्रोसीड सर। मैं गुजारिश कर रहा था कि यकीनी तौर पे ये जंग अब फैलेगी, लेकिन इस जंग की नौयत जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। कनेक्शन, I think connection में कुछ प्रॉब्लम है। I think there seems to be some problem, I guess, with the line. मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। आवाज आपकी आ रही है? नहीं, I can hear you. If you keep on talking, I can hear you. अच्छा, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये देखिए, ये जंग जो है ना, इसकी 4 डायमेंशंस हैं। इस जंग को समझना जरूरी है। अच्छा, ये रवायती जंग नहीं है, ठीक है? ये एक तो इसका रवायती पहलू है जो कि एयर पावर इसराइल यूज कर रहा है बमबारी की शक्ल में इसराइल लबनान के अंदर, लेकिन 3 जहतें इसकी और है। एक प्रोपेगेंडा वॉर है, अच्छा, और साथ ही साथ एक इंटेलिजेंस वॉर भी है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है। तो ये 4 डिफरेंट महाजों पे ये जंग बैक वक्त जारी है। तो जो इंटेलिजेंस की वॉर है, आप इस बात के मोतरफ होंगे कि देखिए, जिस अंदाज में हसन रूहानी साहब का इंतकाल हुआ, जिस अंदाज में इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई, जिस अंदाज में हसन नसरुल्लाह साहब की शहादत हुई, इससे ये बात साबित होती है कि इसराइल की इंटेलिजेंस को रियल टाइम इंटेलिजेंस मौजूद है। तमाम अपने मुखालिफिन की लीडरशिप की मुकम्मल नकलो हमल के हवाले से, ठीक है, तो जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया है अपने हमलों में। अच्छा, दूसरा पहलू जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का है। जिस अंदाज में इन्होंने चंद दिन पहले हिजबुल्लाह के खिलाफ उनके तमाम कम्युनिकेशन के सिस्टम को इस्तेमाल किया, पेजर को तबाह करके और वॉकी टॉकीज को एक्सप्लोड करके, इससे पता चलता है कि उनके कम्युनिकेशन के निज़ाम पे भी इनका बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन है। अब हम आते हैं तीसरी जंग की तरफ जो कि रवायती है। भाई, बात यह है कि इसराइल एक रियासत है, हिजबुल्लाह एक रियासत नहीं है। तो उनके पास कोई एयर पावर नहीं है, एयर फोर्स नहीं है, उनके पास कोई हवाई अड्डे नहीं है, एयर बेसिस नहीं है, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है कि वो इसराइल के जहाज गिरा सके। हाँ, वो एक तंजीम है जिनकी जो इस्तेदाद है और सलाहियत है और तजुर्बा है, वो गुरिल्ला वॉरफेयर का है, और वो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, अब अगर इसराइल के कमांडर इन चीफ ने जिस तरह कहा है कि अब चंद दिनों बाद अगर वो जमीनी ऑपरेशन शुरू करते हैं, तो फिर वो उसका, मैं समझता हूं, अपनी हिकमत अमली के मुताबिक वेट करेंगे और उनको फिर वो गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए जंग में फंसाएंगे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा नुकसानात जो है वो मुसल्लत करेंगे। लेकिन ये गुरिल्ला वॉर जो है ना, ये उस तरह की जंग है जिस तरह के वियतनाम और अफगानिस्तान में लड़ी गई। ये लो इंटेंसिटी, इनडायरेक्ट
और फिर वो बहुत लंबी चलने वाली जंग हो सकती है, बिल्कुल, और जिसे हिजबुल्लाह के साथ चल रही है। अच्छा हसन अब्दुल्ला साहब, हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की क़यादत जो है वो अब किसके सुपुर्द की जाएगी, फिर क़यादत को चुनने का तरीक़ाकार क्या होता है? हमने देखा इस हफ्ते हिजबुल्लाह की तरफ से इज़राइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी रहा वक्फे से। इज़राइल की तरफ नुकसान इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर जो रॉकेट थे वो या तो खेतों वगैरह में गिरे या फिर ऐसी जगह पर जाकर वो लगे जहाँ पर या तो आबादी ज़्यादा नहीं थी या फिर कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सच मौजूद नहीं था। उसके अलावा ज़ाहिर है जो इज़राइल का आयरन डोम सिस्टम है उसने इंटरसेप्शन का सिलसिला जारी रखा और जो तकरीबन तमाम ही जो रॉकेट्स थे उनको फ़िज़ा में ही उनको नाकारा बना दिया। इस वक्त ज़ाहिर है हिजबुल्लाह की तवज्जो जो ये वाक़या उनके लिए हुआ है, उनके नुक़्ता नज़र से जो सानिहा रोनुमा हुआ है, तो ज़ाहिर इनकी इस वक्त तवज्जो मरकूज़ होगी इस मामले पे कि नई क़यादत जो है वो आए। उसके साथ साथ एक और अहम मामला यहाँ पर यह भी है कि ईरान ज़ाहिर है जो हिजबुल्लाह को बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। हफ्ते की सुबह ईरान से एक कार्गो जहाज़ लबनान आ रहा था। अच्छा, तो इज़राइल ने जो है वो धमकी दी कि अगर इस जहाज़ को वापस ना मोड़ा गया तो वो उस जहाज़ को निशाना बनाएगा, और उसके बाद वो जहाज़ पलटकर वापस ईरान चला गया। इज़राइल की तरफ से पहले ये एक ऐलान किया गया था, तनबीह की गई थी कि सिर्फ जो कमर्शियल एयरलाइंस हैं वो यहाँ पर आ सकेंगी और किसी किस्म का अगर अस्करी सामान यहाँ पर लबनान में मुंतकिल करने की कोशिश की गई तो इज़राइल की तरफ से सख्त रद्द अमल देखने में आएगा। ठीक है। अच्छा, ये मोहम्मद अली साहब, ईरान के लिए भी आपको लगता है कि ज़रूरी हो गया है कि उसको अपनी मसल फ्लेक्सिंग करना पड़ेगी? उसकी सरजमीन पे इस्माइल हनिया की शहादत होती है, फिर अगेन उनके प्रेसिडेंट को भी ड्यूबियस हालात में वो उनका तैयारा क्रैश होता है, और अब हसन नसरुल्लाह जो कि एक तरह से देखा जाए तो ही वॉज अ प्रोटेजी ऑफ ईरान, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन है कि वो मसल फ्लेक्सिंग कर सके या बता सके कि खित्ते के अंदर उसको निशाना बनाना इतना आसान नहीं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए, इसमें 3-4 पहलू हैं जो कि इस ईरान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कंपल्शंस हैं। सबसे बड़ी जो ईरान का मामला है वो नजरियाती और सियासी जो उनकी कमिटमेंट है तमाम मुताहरिब कुव्वतों की सपोर्ट करने का, वो इखलाकी, सियासी, सिफारती, दिफाई एतबार से तो कर रहे हैं, लेकिन बराह रास्त जंग में मुलविस होने के इम्कानात 3 वजह से कम है। नंबर 1, इस वक्त ईरान का एटमी प्रोग्राम एक ऐसी जगह पे पहुंच चुका है कि अब ईरान के पास एटमी हथियार के हुसूल के लिए आप यूं समझें चंद हफ्तों का वक्त दरकार है, और अगर इस वक्त वो बराह रास्त किसी भी मुल्क के साथ जंग में शरीक होता है तो ये एक मौका फराहम हो जाएगा अमेरिका और इसराइल को कि वो उस हमले को बहाना बना के बराह रास्त ईरान की जो एटमी तंसीबात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, जो कि ईरान नहीं चाहता। पहली बात। दूसरी बात, उनकी जो हिकमत अमली है वो सियासी सिफारती सतह पे, जिस तरह पाकिस्तान है वो इसराइल की बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करते रहे हैं, लेकिन उनकी जो दिफाई हिकमत अमली है वो बिलवास्ता है, इनडायरेक्ट है, और वो मुताहरिब तंजीमों की सपोर्ट करते हैं अनलेस कि उनके ऊपर डायरेक्ट हमला किया जाए। और आखिरी बात मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं, जिस तरह अभी हमारे लबनानी दोस्त ने भी बात की, उसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, जब इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, जिसकी जवाबी कार्रवाई की गई ईरान की जानिब से, जिसपे 200-300 मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, तो आपको याद होगा, जिस तरह आपने बड़ा जामिया तफसीली अहाता किया, कि अमरीकी जहाज अरब एयर स्पेस में मौजूद थे। अमरीकी, बल्कि मैं आपकी मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ, अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी फजाइया उस वक्त उर्दन और शाम की फजा में मौजूद थी, और वो वेट कर रहे थे। उनकी रडार स्क्रीन्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की है अमेरिका, वो उनको तमाम डेटा प्रोवाइड कर रहा था, डायरेक्शन, ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, टारगेट रिक्वायरमेंट्स उन जहाज़ों को जो कि ईरान से लॉन्च किए गए थे, मिसाइल और ड्रोन्स, और जिसकी बिना पे अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी फजाइया ने उनमें से 90% ड्रोन और मिसाइलों को उर्दन और शाम की फजाई हुदूद में तबाह कर दिया। इससे ये साबित होता है
कि अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली ये है कि इसराइल के खिलाफ अमेरिका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और ईरान और इसराइल जो है और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड है। उसकी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एरो है, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस डेविड स्लिंग है, फिफ्थ लाइन ऑफ डिफेंस आयरन डोम है। तो 5 तहें हैं, 5 लेयर्स हैं उनके एयर डिफेंस सिस्टम की। पहली डिफेंस की लाइन एयरक्राफ्ट मोहम्मद अली साहब, यानी ये बड़ी वैलिड रीजन है सर जो आपने बताई है कि जिसकी वजह से ईरान के लिए बराह रास्त हमला करना फिलहाल नामुमकिन है। ये जो आपने बताया कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। अच्छा हसन अब्दुल्ला साहब, क्या इस वक्त भी लबनान में इसराइली बमबारी जारी है? क्योंकि बहुत बड़ा टारगेट अचीव कर लिया उन्होंने, क्या इसके बाद भी इसराइली बमबारी जारी है? कौन कौन से इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है? आप जो कि इस वक्त बैरूत में है, आप बेहतर बता सकते हैं। जुमे की शाम तकरीबन 6:20 पर मुकामी वक्त के मुताबिक इसराइल ने सबसे पहले हिज़्बुल्लाह के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और बहुत ही शदीद किस्म की वहाँ बमबारी देखने में आई। इसके बाद वक्फे से 2 इवैक्यूएशन ऑर्डर इसराइल ने जारी किए, जिसमें बाज़ इमारतों में रहने वालों को ये हुक्म दिया कि वो फ़ौरन उन इमारतों को खाली कर दें, क्योंकि इसराइल उन इमारतों को निशाना बनाएगा। और तकरीबन 15 मिनट बाद उस इवैक्यूएशन ऑर्डर के निशाना इसराइल ने उन इमारतों को बनाया, और इसके बाद ये सिलसिला रात भर जारी रहा। 40 से ज़्यादा मरतबा बमबारी की गई उन इलाक़ों में। ठीक है, मजमूई तौर पर अगर हम बैरूत के बाहर देखें, बैरूत के अलावा दीगर इलाक़ों में, तो लबनान के जुनूब में और बाज़ दीगर इलाक़ों में जो है वो इसराइली हमलों का सिलसिला गुज़िश्ता 6 रोज़ से जारी है। इस वक्त उन हमलों में कमी देखने में आई है, लेकिन इसराइल का ये कहना है कि जुनूब में जहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने अपनी बाज़ पनाहगाहें और मजबूत ठिकाने बनाए हुए हैं, उनको निशाना बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा, तो ये बताइए लोग कहाँ मुंतकिल हो रहे हैं इस वक्त? आम लोगों को कहीं और मुंतकिल किया गया है जो बैरूत में मौजूद थे? लबनान के अवाम इसराइली हमलों की वजह से बुरी तरह से मुतासर हुए हैं, और गुज़िश्ता अगर आप 6 रोज़ में बिलखुसूस देखें तो जो नक़ल मकानी का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से जारी रहा है। शुरू में मुल्क के जुनूब से लोगों ने शिमाल की तरफ नक़ल मकानी की, बहुत से लोग बैरूत की तरफ आए, बैरूत की तरफ रुख किया, बाज़ लोग मुल्क के दीगर इलाक़ों में गए, और यहाँ पर हुक्काम के मुताबिक 3 लाख के करीब लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। मुख्तलिफ कैंप सेट किए गए जहाँ पे बाज़ लोगों ने ये भी बता दीजिएगा प्लीज के इनके इलाज के लिए क्या वहाँ पे सूरत हाल कोई बेहतर है? क्योंकि हमने ये भी सुना कि इसराइल ने अस्पतालों को भी बॉम्ब करने की धमकी दी थी। पहली बात तो ये कि लुबनान का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ारत सेहत के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 40% के करीब जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, हस्पताल हैं, वो इस वक्त इस हालत में नहीं कि वो लोगों का ख़याल रख सकें। अद्वियात की क़िल्लत का सामना है और भी दीगर मसाइल हैं। जहाँ तक इमदाद का ताल्लुक़ है तो बाज़ ममालिक की तरफ से इमदाद आई है। मिसाल के तौर पे तुर्की ने 30 टन इमदाद भेजी, जिसमें अद्वियात, कपड़े, खाने पीने का सामान शामिल था। उसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा UNRWA ये भी यहाँ पर मुतहर्रिक है। तो कोशिश की जा रही है कि लोगों तक इमदाद पहुँच सके, लेकिन सूरत हाल जो है फ़िलहाल वो काफ़ी मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा फिर अपना मसल शो करने के लिए जलसों का सिलसिला जारी रखना चाहती है। इस वक्त क्या सूरत हाल है पिंडी के जलसे की? क्या वाकई ही वहाँ पर जलसा हो पाएगा? एहतजाज की क्या सूरत हाल है? इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद।
नाज़रीन, इस वक्त ताज़ा अपडेट ये है कि बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जो अभी एहतजाज के दावे आपने सुने थोड़ी देर पहले इन वीडियो क्लिप्स में, ना सिर्फ बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया है बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी वापसी का सफ़र बांध लिया है। वो कह रहे हैं अगली दफ़ा आ जाके अडियाला के बाहर जाके हम एहतजाज करेंगे। तो ये अचानक जो ख़त्म हुआ है एहतजाज और जलसे के हवाले से भी अपडेट हम लेंगे। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदगान इस वक्त उन तमाम जगहों पर मौजूद हैं जहाँ से या लोगों ने गुजर के जलसे में शिरकत करनी थी या जहां पर जलसा होना था। लियाकत बाग में चौधरी सज्जाद मौजूद है हमारे साथ एहतशामुल हक साहब हैं 26 नंबर चुंगी पर, और ज़िशान गर्देजी साहब हैं पेशावर टूल प्लाजा पर। और आपको ये बता दें कि थोड़ी देर पहले वहां की मकामी पुलिस ने जो सहाफ़ी मौजूद है बशमूल एक न्यूज़ के सहाफ़ी ज़िशान गर्देजी, उन पर तशद्दुद भी किया है, बहीमाना तशद्दुद किया है। उनसे तफसीलात भी जानेंगे कि आखिर पुलिस सहाफ़ियों पर क्यों तशद्दुद कर रही है। लियाकत बाग से चौधरी सज्जाद साहब, क्या सूरत हाल है इस वक्त लियाकत बाग की? सर अली हैदर, बहुत शुक्रिया। हम सुबह से इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। इस वक्त लियाकत बाग की जो सूरत हाल है वो अगर हम आपको बताएं तो इस वक्त कारकुनान जो है वो यहाँ से हटा दिए गए हैं। तकरीबन कुछ रास्ता जो है जुज़वी तौर पर वो खोला गया है। कहीं अभी भी पुलिस वाले हैं जो वो शेलिंग कर रहे हैं और यहाँ पर एक धुएं का एक समा है, क्योंकि यहाँ पर जो आज सारा दिन जो शेल बरसाते रहे हैं रावलपिंडी पुलिस की इंतजामिया और पुलिस, इस वक्त एक्सपायर सेल जो है जो इस्तेमाल किए गए उनकी स्मेल अभी तक भी हमारी आंखों तक जो है वो आ रही है। आंखें नहीं खुल रही इस वक्त भी। यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो कारकुनान जब पहुँचते थे तो उस वक्त यहाँ पर पुलिस जो है वो उन पर डंडा और उसके साथ साथ शेल बरसाए जाते थे, जिसकी वजह से जो कारकुनान थे वो पीछे हटते थे। और इसी तरह सारा दिन जो आज रावलपिंडी पुलिस और पीटीआई के वर्कर के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जो है वो जारी रहा। 31 से ज़ायद तकरीबन जो पीटीआई के वर्कर हैं वो गिरफ्तार किए गए और काफ़ी लोग जो है वो उनको रबड़ की गोलियां लगने की वजह से जख्मी भी हुए। इसके साथ साथ अगर हम आपको ये भी बताएं कि रावलपिंडी की जो क़यादत है उसमें समाबिया तैर को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको बताया यह जा रहा था कि यहाँ पर जब SHO ने उनको गिरफ्तार किया तो उनको लातों, गुस्सों और मुक्कों से उनको मारा भी गया। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि मुझे रावलपिंडी से पुलिस जो है वो जो खवातीन पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार करना था, यहाँ के जो मेल पुलिस है वो गिरफ्तार कर उनको ले जाते, फुटेज में भी देखा गया है कि उनको ले जाते देखा गया। दूसरी तरफ यहाँ पर रावलपिंडी पुलिस जो है वो काफ़ी हरकत में नजर आई। इस वक्त में मरी रोड की सूरत हाल अगर हम आपको बताएं, क्योंकि सारा दिन मेट्रो बस भी बंद रही, अभी यहाँ की सूरत हाल हर तरफ से अंधेरा छाया हुआ है और लाइट्स जो है वो भी बंद कर दी गई हैं। अच्छा, रावलपिंडी पुलिस मैं 26 नंबर चुंगी भी मुझे जाना होगा क्योंकि वक्त कम है। एहतशाम, यहाँ पे सूरत हाल क्या है? क्या यहाँ पर भी लोगों से ऐसी डील किया गया सख्ती के साथ? जी बिल्कुल अली, ऐसी बात है। मैं इस वक्त जो GT रोड और जो मोटरवे है वहाँ से जो लोग आते हैं, क्योंकि मैं इस वक्त दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं वहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम जो है वो एहतजाज ख़त्म कर रहे हैं, उसके बाद कुछ रास्ते जो है वो खोले गए। लेकिन यहाँ पर शहरियों के लिए काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ में यहाँ पर एम्बुलेंसेज को भी कुछ हद तक उनकी जो अंदर जो मरीज थे उनको फिर उठाया गया और दूसरी जानिब ले जाया गया, क्योंकि कुछ को लाहौर कुछ को पेशावर उनको मुंतकिल करना था। उनकी हालत भी काफ़ी जो है वो ख़राब थी। इस वजह से यहाँ पर जो साफ़ियों के साथ जिस तरह आपने कहा काफ़ी बदतमीज़ी हुई और कुछ साफ़ियों को यहाँ से भी कैदी वैन में उनको डाला गया और साथ में जो भी कारकुन को दिखाई देता था वो यहाँ पे प्रॉपर, क्योंकि ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस के बल्कि साथ में CTD और जो सेफ सिटी के एहलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और मुसलसल वो सदकोब कर रहे थे और नज़ेबा गुफ्तगू भी कर रहे थे, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे साफ़ियों के लिए भी, कारकुनान के लिए भी। अच्छा, मैं यही मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है इस बात पे एहतशाम के सहाफ़ियों पर आखिर किस बात का गुस्सा उतारा जा रहा था। हमारे साथ पेशावर मोटरवे टूल प्लाजा पर मौजूद थे ज़िशान गर्देजी साहब। गर्देजी साहब, आपके साथ और दीगर सहाफ़ियों के साथ क्या वाक़या पेश आया? पुलिस ने क्यों तशद्दुद किया आप पर? देखें हैदर, क्योंकि हम सुबह से यहाँ पे कवरेज के लिए मामूर थे और सुबह से हम यहाँ पे कवर कर रहे थे। हमारे साथी जो कुलीग हैं, दीगर जो मीडिया के साथ मुंसलिक हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद थे सुबह से, क्योंकि जो आम जो शहरी थे उनकी जानब से भी
12 दफा जो है वो रोड खोला गया, वो हम कवर करते रहे। इसके साथ साथ मुसलसल जो है वो यहाँ पे हम कवर करते रहे, क्योंकि ये वो रूट था जहाँ से अली अमीन गंडापुर जो कि ज़रियाला हैं KP के, उन्होंने गुजर के जाना था। तो हम वेट कर रहे थे कि ज़रियाला KP के का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुंचेगा तो हम उसे कवर करेंगे। ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। जो आम शहरी थे उनकी परेशानियों को हम रिपोर्ट करते रहे। नहीं तो मारा क्यों इन्होंने आपको? इनको क्या किस बात का गुस्सा था? क्या कवरेज क्यों कर रहे हैं? सुबह से हम लोग क्योंकि कवर कर रहे थे और शाम को जो है जैसे ही शाम का वक्त हुआ, अंधेरा पड़ा, तो हमारे जो साथी कुलीग है हैदर शिराजी जो कि जियो न्यूज से मुंसलिक हैं, वो क्योंकि आम जो पब्लिक थी उनकी जानब से जो है वो जो कंटेनर लगाए गए थे या जो ट्रक खड़े किए गए थे वो हटाए गए, तो वो हटाने की जो है वो फुटेज बनाई गई हैदर शिराजी की जानब से। तो हैदर शिराजी पे जो है वो पुलिस एहलकार टूट पड़े, पंजाब पुलिस के जो जवान थे वो टूट पड़े और ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे किसी दहशतगर्द को ट्रीट किया जा रहा है। हैदर शिराजी चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं जियो से मुंसलिक हूँ। चले अच्छा ज़ीशान, जरा एक लम्हा यहाँ रुकिएगा, मुझे वक्फे का कहा जा रहा है, मैं यहीं से स्टोरी का आगाज करेंगे, यहीं से कहानी का, पुलिस ने क्यों आपको मारा। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा हुमायूं मोहम्मद भी होंगे इस वक्फे के बाद। के बाद हाजिर है हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब ने भी ज्वाइन किया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान भी मौजूद हैं जो कि मौजूदा ताज़ा सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। सर, ये PTI का जो जोश है उसकी समझ नहीं आती, उठता है बैठ जाता है। आपने एहतजाज करना था, फिर एहतजाज ख़त्म कर दिया अचानक से, क्या चक्कर है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, इस तरह है कि दो चीज़ें हैं वहाँ पे। अगर आप देखें पिंडी में इस वक्त देखें, अगर आप मोटरवे से देखें जो तकरीबन बुरहान से लेके आगे देखें जो लोग आ रहे हैं, ये खाली वर्कर्स तो नहीं है, ये तो आम आवाम है। ये तो वो अवाम है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। ये सपोर्टर्स भी हैं, ये वोटर्स भी हैं, ये खाली वर्कर्स तो नहीं है। वर्कर्स तो आपके जो होते हैं वो कितने होते हैं, हर जगह पे आप देखें, अगर हल्के में देखें तो उसमें कितने होंगे, 500, 600, 700। ये तो आपको हजारों में लोग नजर आ रहे हैं, लाखों में लोग नजर आ रहे हैं, हर तरफ से जाते नजर आ रहे हैं। इसमें आम लोग भी हैं, इसमें औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर आप उस लिहाज से देखें, दे आर नॉट वर्कर्स। ये आप मुझे जिस तरीके से ये सारी पॉलिसी है हुमायूं साहब, ये इस पॉलिसी से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, उम्मीद क्या कर रहे हैं, और ये पॉलिसी बनाई किससे है बाय द वे? तो 19 में ये जुलियन वाला बाग है जहां पे आम लोग जो थे वो प्रोटेस्ट करने गए थे उस एक्ट के बारे में जो कि उन लोगों की जो डिटेंशन, इनडेफिनिट डिटेंशन के लिए वो पास किया गया था। उस वक्त की इंडियन उन्होंने किया था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आज ये पंजाब पुलिस जिस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव कर रही है पंजाब की पुलिस। और वही अंग्रेज तो चले गए, वो अपने नौकर छोड़कर चले गए पंजाब में और वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उनका बिल्कुल उसी तरीके से ही सब कुछ बिहेवियर है। अभी आप जरा देखें उसमें जो सोशल मीडिया में जाके देखें, वहाँ पे जितने लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो निहत्ते हैं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं है। और पुलिस है कि वो औरतों को, मर्द पुलिस हाथों से पकड़ के और एक को डंडा यूं उठा के मारने के इशारे कर रहे हैं। नहीं, हमने लेकिन ये मनाजिर भी दिखाए ना सर कि जहाँ पे आपके लोग पथराव कर रहे हैं, शदीद पथराव कर रहे हैं। देखें एक बात बताएं, आप सबसे पहले ये देख लें कि सबसे पहले जिसे कहते हैं ना कि पथराव पहले हो रहा है या पहले वहां पे शेलिंग हो रही है। और पथराव तो क्या होता है, पत्थर तो वहां रास्ते में पड़े होते हैं, पत्थर तो रास्ते में पड़े होते हैं। मैं जा रहा हूँ, आप मुझे मेरे ऊपर शेलिंग करेंगे, मैं क्या करूँगा? मैं ऑब्वियसली मैं वहां से भागूंगा, मैं वहां से करूंगा, फिर एहतजाजन आपके ऊपर पथराव करूंगा। ये तो आम सी चीज है, ये तो पूरी दुनिया में होती है। इसको आप क्या वो कर रहे हैं? आपने देखा है वहां पे वो जो एक सादा कपड़ों में एक पुलिस वाला था, वो स्ट्रेट फायर कर रहे हैं लोगों के ऊपर, आपने वो देखा है? आपने वो कारतूस देखे हैं जो चल रहे हैं वहां पे? वो शेल नहीं है, वो शेल नहीं है, वो कारतूस हैं, वो शॉटगन के कारतूस हैं जो चले वहां पे।
देखिए, बात ये हो जाती है, आप कहते हैं कि हम लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जब आप हमको हमारा हक, जो हमारा आईनी हक है कि हम जाके जलसा क्या होता है? जलसा बेसिकली आवाम के साथ जाके, उन्हीं के दरमियान में जाके उनको अपना मैंडेट या उनसे बात करना, ये उनके साथ। बताइएगा, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था, मतलब हमने अव्वल तो ऐसी जारियत की नहीं, लेकिन अगर पथराव किया भी है तो शेलिंग के मुकाबले में किया है। क्या पहले शेलिंग हुई थी सर सजाद साहब, उसके बाद तहरीके इंसाफ के वर्कर बिफरे? बिल्कुल अली हैदर, ऐसे ही रहा, क्योंकि सबसे पहले जो पुलिस के जो कारकुनान हैं वो आगे बढ़े तो रावलपिंडी जाके जो इंतजामिया और उन्होंने अपने कंप्लीट कर दिए थे। जब पुलिस रावलपिंडी के जो पीटीआई के जो वर्कर थे, जब वो आगे बढ़े तो शुरू किया और फिर उन्होंने उसको किया। कुछ ऐसे मनाजर भी देखे गए और कुछ ऐसे मनाजर भी देखे गए कि जब रावलपिंडी पुलिस के जो गाड़ियां गुजारी गई उस वक्त उनके ऊपर पथराव किया गया और गाड़ियां के शीशे जो है वो टूटे गए। क्योंकि हम इस वक्त सुबह से लेकर इस मनाजर को देख रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जब रूटीन में खड़ी और उसके बाद खड़े होने के बाद भी जो पीटीआई के वर्कर हैं उनके ऊपर जब पथराव उन्होंने किया तो फिर जवाबी पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की और उसके साथ साथ रबड़ की गोलियां जो है वो इस्तेमाल की। इस वक्त भी जिस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, कुछ कारकुनान जो है मेरे आगे पीछे खड़े नजर आपको आ रहे हैं। पुलिस फिर यहाँ से आई, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने फिर यहाँ पे पथराव किया और उसके बाद यहाँ से फिर शेलिंग का सिलसिला एक दफा फिर से दोबारा शुरू हो चुका है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं धुआं हर तरफ और शेलिंग। ओके जी बिल्कुल, शेलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुझे बोलना भी उसमें भी मुश्किलात का सामने, आंखें नहीं खुल रही। एक्सपायर शेल जो है वो इस्तेमाल किए गए पीटीआई के वर्करों के ऊपर। ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो पीटीआई वर्करों ने उनके ऊपर पथराव किया और जवाबी उसके बाद जो यहाँ पर ये तो आपका आपने देखा लियाकत बाग के मनाजिर। एहतशाम, क्या वहां पर भी ऐसा ही था? पुलिस पहले शेलिंग कर रही थी इनको डिस्पर्स करने के लिए, फिर वहां के लोगों ने पथराव किया? नहीं अली हैदर, यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कारकुनान नहीं पहुँचे, क्योंकि जितने भी कारकुनान जो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, जो दीगर शहरों से जो कि केपीके से आ रहे हैं, वो उधर ही रोके हैं जो टोल प्लाजा है और वहाँ पर वो क्योंकि ज़्यादा रुकावटें हैं और यहाँ तक जो आना है काफ़ी मुश्किल। अगर उन्होंने ऐलान भी किया है कि हम एहतजाज की तरफ नहीं जा रहे, उसकी वजह यही है कि वो रुकावटें वो क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ पर भी ना सिर्फ एक दो कंटेनर लगा दिए गए, वक्त चूंकि कम है, यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए। गर्दनी साहब, आप तो उस जगह पे मौजूद थे जो कि एंट्री पॉइंट था, यहाँ पर क्या मनाजिर थे? मतलब सहाफियों पर तो तशद्दुद हुआ ही हुआ, आम लोगों पर भी पुलिस ने ऐसी तशद्दुद किया? जी गर्दनी साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? निशान गर्देजी साहब, सज्जा साहब, अब जरा आप बताइएगा कि फिर उसके बाद क्या यहाँ पे कुछ खबर है आपको? जलसा एहतजाज खत्म करने के पीछे क्या वजूहात हो सकती? अली हैदर, देखी जाए बात यह है कि इससे पहले रावलपिंडी में संजानी टूल प्लाजा पर इन्होंने जलसे की कॉल दी, वो भी तकरीबन अली अमीन गंडापुर जो है वो टाइम पर नहीं पहुंच सके, उसके बाद लाहौर में भी नहीं टाइम पर पहुंच सके। आज भी उनकी रवायत जो उसी तरह कायम रही कि आज यहाँ पर पीटीआई जो वर्कर हैं वो डंडे खाते नजर आए, उसके साथ साथ पत्थर खाते नजर आए, शेल उनके ऊपर बरसाए गए वो खाते नजर आए। अली अमीन गंडापुर जो है वो फिर भी आज यहाँ नहीं पहुंच सका। अब ये देखना है कि जो पहला जलसा था रावलपिंडी संजानी पे जो इन्होंने किया, और उससे पहले एक और जलसा था जो 26 तारीख को होना था, जो सुबह 7 बजे अली अमीन गंडापुर जो है उसकी कॉल पर डयाला जेल में कॉल कराई गई और वहां पर शिबली फराज पहुंचे और उनकी मुलाकात की गई इमरान खान से और जलसे को मनसूख किया गया। इसी तरह एक कोई अंदर की ये कहानी तो यही नजर आ रही कि एक दफा फिर से एहतजाज की कैंसिल कर दिया गया, 2 बजे का टाइम दिया गया था। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशाम, ज़ीशान गर्देज़ी शुक्रिया, और जनाब सेनेटर मोहम्मद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।